हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज 5 मई है और हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करना शुरू करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीत के पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जीता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ममता बनर्जी जो थे तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 292 में से 213 सीटें जीती हैं। अब पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री जैसे बताई मैंने कि ममता बनर्जी हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन है। और लोकसभा सीट की बात करें तो 42, राज्यसभा सीट की बात करें तो 16 और विधानसभा सीट की बात करें तो 294 है। अगर पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य की हम बात करते हैं तो असम है, सिक्किम है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश की अगर बात कर दे तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। राज्य की पशु फिशिंग कैट है। राज्य की पक्षी किंगफिशर है और आज की वृक्ष आपका डेबिल वृक्ष है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा की बात करें यानी कि सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके बनाती है, वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? नाम से ही स्पष्ट है कि बंगाल का शोक यानी कि पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। और कोलकाता की बात करें कि वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगर वहाँ के हम हवाई अड्डे की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी है। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान आदि है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध की बात करें तो फरक्का बांध, गंगा नदी, दुर्गापुर बांध, दामोदर नदी, कंगसाबती बांध, कंगसाबती नदी। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार ये तो सबको ही पता होगा, दुर्गा पूजा। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से भी होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 और राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि 2021 में G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिटेन करेगा। तो G7 के बारे में जान लेते हैं हम। तो G7 से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, पहला तो ये कि G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। पहला क्वेश्चन कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर शामिल। और जो बैठक होगी G7 का वो कौन करेगा मेजबानी अपनी भारत की तरफ से? तो विदेश मंत्री ही करेंगे। 2021 में G7 विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है, ब्रिटेन में। ठीक है। बैठक का उद्देश्य क्या है? इस बैठक में G7 देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, कोरोना महामारी और चीन के साथ बढ़ते तनाव और देशों के आर्थिक विकास पर चर्चा की जाएगी। ये तो इसका उद्देश्य क्या है ये हम जान लिए कि G7 का उद्देश्य ये है कि हम कोरोना महामारी के बारे में और चीन के साथ जो तनाव बढ़ रहे हैं, देशों का आर्थिक विकास, इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य ये है। कहाँ होगा? तो लंदन, ब्रिटेन में होगा। अपने भारत की तरफ से कौन जाएगा? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। ये जान लिए। अब हम G7 के बारे में जान लेते हैं कि G7 क्या है। तो ग्रुप ऑफ 7 जैसा कि नाम से स्पष्ट है, G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन का 1973 का जो तेल संकट हुआ था उसके बाद ही हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जानते थे, यानी कि पहले 6 लोग थे तो G6 के रूप में जानते थे, लेकिन 1976 में कनाडा भी इसमें आ गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? G7।
तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि जी 1976 से पहले G7 का क्या नाम था, तो G6 था, क्योंकि उसमें कनाडा नहीं शामिल था। 1976 में कनाडा आ गया तो G7 हो गया। अब G7 के सदस्य देश कौन कौन है उनको देख लेते हैं। तो आपका फ्रांस है पहला, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा यूके यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ब्रिटेन, ठीक है। और आपका पांचवा जापान, अमेरिका और कनाडा, ठीक है। हो गया ना सात? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, अमेरिका और कनाडा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। डेट भी याद कर लेते हैं, तो 1975 में। अगर भारत की बात करें तो क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं जी, भारत G7 का सदस्य नहीं है। और 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हो रहा था, जो स्थगित हो गया है? जो 46वां G7 शिखर सम्मेलन था वो अमेरिका में तो होना था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। और 2021 का यानी कि 46 के बाद 47वां जो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? यूके में होगा, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके G7 को लेके, ये न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बनी है? तो अब देख लेते हैं। तो विप्रो बनी है। अब देख लेते हैं इसके विप्रो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो विप्रो कंपनी क्या है? ये HCL टेक्नोलॉजी की 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार, यानी कि 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार पूंजी करोड़ को पीछे छोड़कर 2.65 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजी करोड़ को हासिल करने वाली तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। पर ये तो हो गया, विप्रो बनी है। किसको छोड़ के? HCL टेक्नोलॉजी को छोड़ के आगे बढ़ गई है। कितने से आगे बढ़ी है? तो HCL टेक्नोलॉजी का आपका 2.62 ट्रिलियन था, और विप्रो का क्या है? 2.65 ट्रिलियन है। और कौन सी कंपनी बनी है? तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। अगर हम टॉप 3 भारतीय आईटी कंपनी की बात करें तो पहला आपका TCS है, ठीक है, दूसरा इन्फोसिस और तीसरा विप्रो है। गॉट इट? चलिए ठीक है, अब विप्रो के बारे में हम जान लेते हैं। विप्रो क्या है? जैसे कि हमने बताया कि तीसरी सबसे आईटी कंपनी बनी है, तो भारत की एक आईटी कंपनी है। स्थापना इसका कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1945 को हुआ था, ठीक है। अगर मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु का है, कर्नाटका में है। और चेयरमैन की बात करें तो ऋषभ प्रेम जी, ठीक है। ये आपको विप्रो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देख लिया। गॉट इट? अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली में आयोजित जो होने वाला था एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 होने वाली थी, वो हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? दिल्ली में पता है कोरोना महामारी बढ़ रहा है, तो इसको UAE यानी कि दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। किसको किया है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो UAE में स्थानांतरित किया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाँ, तो भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI ने एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ के साथ मिलकर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को दुबई में आयोजित कराने का फैसला लिया है, ठीक है। अगर हम पूछें कि जो एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ है वो किसके साथ मिलकर UAE में मुक्केबाजी चैंपियनशिप को कराने का फैसला लिया है, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को देखते चलते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके आगे मतलब जितने भी क्वेश्चन उससे उठ सकते हैं हम सबको डिस्कस करते हुए आगे निकल जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट 5 से 6 पॉइंट्स निकलते हैं, हम उनको भी ध्यान में देखते हुए चलेंगे जिससे कि उसका सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर लें। अब हम UAE की देख लेते हैं। तो UAE नाम से स्पष्ट है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ स्थित है? तो एशिया में स्थित है। राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। करेंसी UAE दिरहम। गॉट इट? चलिए, अगर राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, दुबई के राष्ट्रपति की यानी कि UAE के राष्ट्रपति की, तो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान,
यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय है। यानी अगर हम आपसे ऐसे पूछ ले कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएई यानी कि दुबई में है। गॉट इट। चलिए, अगर सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो क्या, पहले तो बुर्ज खलीफा है और इसकी ऊंचाई क्या है, 829.8 मीटर है। और ये कहाँ पे है, यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। गॉट इट। हम्म बुर्ज खलीफा से एक सॉन्ग भी याद आ रहा है मुझे तो। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। पहले तो कोयले से बिजली बनाना कौन बना है, यूएई बना है। कौन सा देश, अरब देश। पहला अरब देश यूएई बना है, किससे, कोयले से बिजली बनाने वाला। गॉट इट। अगर हम आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो यूएई में ही किया गया है। यूएई कहाँ है, दुबई में। चलिए, यूएई का अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद किसको दिया गया है, तो अपने प्रधानमंत्री जी को दिया गया। प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा। चलिए, पांचवा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ, तो विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया गया है, 4 मई को मनाया गया है। अस्थमा क्या है, फेफड़े से जुड़ी एक बीमारी, मतलब सांस लेने में जिसको तकलीफ होती है उसको अस्थमा बेसिकली कहते हैं। तो उद्देश्य इसका क्या है, ये देख लेते हैं। यह दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो जब भी कभी मई आए, अगर उसका पहला मंगलवार है तो जान जाइए कि आज अस्थमा दिवस है। गॉट इट। अगर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जान लेते हैं। तो अस्थमा के रोगियों को अपने अस्थमा को नियंत्रण में रखने के लिए प्रेरित करना और अस्थमा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उद्देश्य समझ में आ गया। इसकी थीम जान लेते हैं, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई के पहले मंगलवार को कौन सा डे था, 4 मई था, कल 4 मई था ना। हाँ, और इसकी थीम क्या थी, तो अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। गॉट इट। अब हम अप्रैल के कुछ डेज को तो पिछले वीडियोस में हम कवर कर लिए हैं, जो बाकी के हैं उनको आज कवर कर लेते हैं। गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले से। तो विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब है, 25 अप्रैल को था। थीम क्या था, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। काशी हो जाता है रीचिंग द कोरोना टारगेट, ऐसा अभी तो पॉसिबल लगता नहीं है मुझे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, तो कब मनाया गया था, 24 अप्रैल को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया गया, 25 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व पशु चिकित्सा 24 अप्रैल को मनाया गया है। थीम जान लेते हैं, कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। गॉट इट। अगर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें, वो भी 24 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की, तो 26 अप्रैल को मनाया गया है। और अगर इसकी थीम की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। गॉट इट। और अगर श्रमिक स्मृति दिवस यानी वर्कर्स मेमोरियल डे की बात करें तो 28 अप्रैल को मनाया गया है। थीम क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। गॉट इट। अगर हम आगे से बात करते हैं कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस, ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कब मनाया गया है, 28 अप्रैल को मनाया गया है। तो 28 अप्रैल को कौन कौन सा, एक तो स्मृति दिवस, श्रमिक स्मृति दिवस मनाया गया है, और दूसरा इसमें वर्क प्लेस पर आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखने वाला दिवस भी, विश्व दिवस कब मनाया गया, 28 अप्रैल को ही मनाया गया। इसका थीम देख लेते हैं हम। तो इसका थीम है आपका एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रिजिलेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यार एक दो बार पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से वो याद हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट थे। और कुछ इंटरनेशनल डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया, 29 अप्रैल को मनाया गया है। और इसका पर्पस क्या था, मतलब इसका थीम क्या था, पर्पस ऑफ डांस यानी कि नृत्य का उद्देश्य ही था। और आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है। तो ये थे आपके 10 इम्पॉर्टेंट डेज इन अप्रैल। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे चलिए, छठा क्वेश्चन।
हाँ जी। तो छठा क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पे IGST को 28% से घटाकर कितना कर दिया है। हाँ, तो ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही तो सरकार को तो घटाना ही था, लेकिन अब ये जान लें कि कितना घटाया है। तो 12% घटा दिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो IGST पहले जान लेते हैं हम। IGST क्या होता है। ये GST आपका वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो IGST आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये GST का ही एक टाइप होता है। ठीक है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। इसका उद्देश्य क्या था, हटाने का। ठीक है, तो हाल ही में सरकार के द्वारा विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने के नियमों में कुछ बदलाव किया गया। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा है, इसलिए कहते हैं पेड़ लगाइए। विदेश से हम ऑक्सीजन कंसंट्रेट जो मंगाना है उनके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, और अब लोग नियम बदलाव क्या हुआ है वो देख लेते हैं। जो लोग हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भी ई-कॉमर्स पोर्टल पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हुआ है। और जिस पे व्यक्तिगत उपयोग के लिए मतलब पर्सनली उपयोग के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर, ठीक है, अगर आप खरीदते हैं तो आपको जो GST देना होता है IGST मतलब, वो पहले 28% पे करना पड़ता था, लेकिन अब उसको घटा के 12% कर दिया गया। यानी कि अब आपको कम पैसे देना पड़ेंगे जो टैक्स है। गॉट इट। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। और ये कब तक रहेगा, अरे छूट दी कि ये तो एक टाइम तक तो रहेगा, एक लिमिट तक तो रहेगा। तो ये आपका 31 जुलाई 2021 तक उपलब्ध रहेगी। यानी अगर 31 जुलाई से पहले आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मंगाते हैं तो आपको 28% की जगह कितना प्रतिशत देना पड़ेगा, IGST 12%। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि सरकार ने क्यों छूट दी है, उसका उद्देश्य क्या है। अब हम ये भी जान लें कि IGST क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैंने पहले बताया वस्तु एवं सेवा कर। किस प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, GST अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली जाता है सरकार के पास ये टैक्स। ठीक है, तो इसको लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो फ्रांस है। ठीक है, और GST कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इतना तो सबको पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें किस संविधान संशोधन द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा तो संविधान में जोड़ा गया था, तो वो कौन सा था, 101वां संविधान संशोधन 2016। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि GST को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो वो आपका था 101वां संविधान संशोधन। किस ईयर में आया था, तो 2016 में। 2016 में जोड़ा गया था, तो अभी तो 2017 में जाके लागू हुआ था। ठीक है, अभी तो GST के बारे में हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं IOC, गॉट इट। IOC के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। 2 लोग बनी हैं, एक तो PV सिंधु जी हैं, एक मिसेल ली। गॉट इट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा भारत के शटलर PV सिंधु और कनाडा की मिसेल ली को प्रतियोगिता में हेर फेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। पर तो 2, अगर भारतीय की बात किया गया तो आपकी PV सिंधु है, और अगर अमेरिकी की बात किया जाए मतलब कैनेडियन की बात किया जाए तो मिसेल ली को। 2 को चुना गया है। कौन चुना है, चुना कौन है, तो IOC की सपोर्ट के लिए, अभियान के लिए। ठीक है, चुना किसके द्वारा गया, तो BWF के द्वारा चुना गया है। अब हम IOC 2 आ गया, एक फंसाने वाला 2 ना, तो 2 चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन जाए। एक भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी हमसे छूट ना पाए। चलिए, IOC आपका क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। हमने क्वेश्चन में देख लिया था। स्थापना देख लेते इसकी कब हुई थी, तो 23 जून 1894 को हुई थी। मुख्यालय क्या था, लुसाने था। लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष इसके कौन है, थॉमस बाच। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 8वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ जी, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति हुई। वैसे भारत तो अक्सर करके ऐसे संवाद करते रहता है, पर अभी किसके बीच में हुई है वो हम देख लेते हैं। तो रसिया के साथ हुई है भारत का। तो
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, पहले उद्देश्य देखेंगे, फिर रसिया के बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किया, तो पहले तो उद्देश्य देख लेते हैं कि क्यों करना है भाई, करना क्यों है। तो फिर वैसे भी समझ सकते हैं, इस समय तो कोरोना वरोना ही चल रहा है। रसिया से हो रहा है, ज़्यादातर रक्षा मंत्री विदेश मंत्री करते हैं। तो देखते हैं किस लिए। तो पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यहाँ से तो पता चल गया रसिया के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। गॉट इट। हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह संवाद रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच आयोजित होता है। ठीक है। अब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ 2+2 संवाद का आयोजन करता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके साथ मतलब ये सब क्वाड के मेंबर हैं। ठीक है। और रूस ऐसा है, रूस आपका ऐसा कंट्री है कि जो गैर क्वाड है, यानी कि वो क्वाड में नहीं है, जिसके साथ भारत इस तरीके का संवाद करेगा। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसा कोई देश जो क्वाड में नहीं है और भारत ने उसके साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की। ठीक है। तो कौन सा देश था, वो रशिया था। और किसके किसके बीच में होता है, ये रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच में ही होता है। ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलिए अब हम रसिया को देख लेते हैं। भैया रसिया के बारे में बात किए तो रसिया को तो हम देखेंगे इसकी स्ट्रैटेजी की क्या है, इसको तो कई बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो रसिया आपका यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, दोनों यूरेशिया। गॉट इट। राजधानी इसकी क्या है, मॉस्को है। मुद्रा रूबल, करेंसी इसकी रूबल है। रसिया की राजधानी रूबल है। हाँ जी, रूबल हो गया। अगर रसिया के राष्ट्रपति की बात अगर हम बात करते हैं तो व्लादिमीर पुतिन है, मैंने बताया। प्रधानमंत्री आपकी मिखाइल मिशुस्तिन है। और यूराल पर्वत वही है ना कि एशिया को और रूस को अलग करता है, अलग अलग। एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, इसीलिए तो यूरोप और एशिया दोनों मिलकर क्या बन गया, यूरेशिया। गॉट इट। अगर रूस की संसद का नाम बात करें तो ड्यूमा है। लंबी नदी लीना है। लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एल्ब्रुस पर्वत है। ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है कि भारत का जो मौलिक कर्तव्य है और पंचवर्षीय योजना है उसको कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो रसिया से लिया गया। रूस से हमने भारतीय संविधान में क्या अडॉप्ट किया है, तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ज़्यादातर ये एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन था। आज पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा भारतीय नियामक संस्था नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि NGFS, ठीक है, में शामिल हुई है। अब इस बात RBI हुई है, कल न्यूज़ में ही था ये चीज़, कल परसों न्यूज़ में था, हाँ जी देखने को मिला था। तो RBI शामिल हुई है फिर से। अब NGFS देख लेते हैं, फिर RBI को देखेंगे। RBI को तो हमने कल भी डिस्कस किया था, शायद परसों भी डिस्कस किया था। RBI को तो हम अक्सर करके डिस्कस किए थे, अब तक तो RBI आप लोग को याद हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से जो जो वीडियोज़ देखते हैं। लेकिन NGFS ये थोड़ा न्यू है, इसको देखते हैं हम क्या है ये। तो ये है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। इस सिस्टम में कितने बैंक जुड़े हैं, 83 केंद्रीय बैंक जुड़े हैं। ठीक है। और इसमें 75 सदस्य हैं और 13 पर्यवेक्षक हैं। ठीक है। इसमें 83 केंद्रीय बैंक है, 75 सदस्य हैं और 13 पर्यवेक्षक हैं। इसका उद्देश्य क्या है, हरित वित्त को बढ़ावा देना, ठीक है, और तेज करना, ग्रीन फाइनेंस, इसका मेन पर्पस यही है। और अगर भारतीय रिजर्व बैंक बात करें तो वही हुआ है, हाल ही में NGFS में शामिल हो गया है। और इस सिस्टम में शामिल होकर RBI जो है आपका वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक जलवायु जोखिम प्रबंधन से जानकारी प्राप्त करेगा और इसमें योगदान भी देगा। उद्देश्य समझ में आ गया आपको। और भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है कि अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर सतत अर्थव्यवस्था यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमी की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करेगा। RBI मतलब इकोनॉमी, ये तो आपको समझ में ही आ रहा है। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वे सारे डिजिटल पेमेंट जो होता है उसको रेगुलेट भी RBI ही करता है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर से RBI आएगा। चलिए हम देख लेते हैं, भारत में जितने बैंकों के बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
किस नियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। गॉट इट। मुख्यालय मुंबई। गवर्नर शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। गॉट इट। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगर पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न थे। और भारतीय पहले गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। अगर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से, मतलब उसका जो प्रतीक है, हर मतलब चीज़ का हर टैग होता है, हर चिन्ह होता है, सिंबल होता है। अगर भारतीय आरबीआई की बात करें तो 2 है, एक ताड़ का वृक्ष है, आपने देखा होगा, और एक टॉक टाइगर है, द रॉयल बंगाल टाइगर, ये है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री की सलाह पे। अगर हम बात करें कि शक्तिकांत दास गवर्नर है, ठीक है, इनका नियुक्ति कौन किया है? अपने नरेंद्र मोदी जी किए होंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और किसकी सलाह पर? निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण क्या है? आपकी वित्त मंत्री हैं। उनकी सलाह पे किसका नियुक्ति हुआ है? शक्तिकांत दास का। और समझ में आ गया ना आपको कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसकी सलाह पे करता है? वित्त मंत्री की सलाह पे। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय जो स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? कलकत्ता, कोलकाता। फिर बाद में उसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। किस वर्ष आरबीआई केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था? तो 1937 को किया गया था। गॉट इट। ये क्वेश्चन थे, मतलब आरबीआई से रिलेटेड। आई होप कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को तो याद भी हो गया होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स दिवस मतलब कि डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मई को मनाया गया है। अब इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो 1999 में नहीं, उसके बाद से हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी कि IFFD, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। गॉट इट। यह दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो अग्निशामकों के बलिदानों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। गॉट इट। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वो 10 क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, और कुछ अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले वीडियोज़ में मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। बट अभी 10 क्वेश्चन हमने किया है तो जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि वो आपने अब तक क्या क्या पढ़ा है आपको याद हो जाए। चलिए, पहला तो पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी, ठीक है। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन करेगा पहला। भारत इसका सदस्य नहीं है, पता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। पहले G6 था, बाद में कनाडा इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तीसरा, HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बनी है? विप्रो बनी है। दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित किया गया? कहाँ किया गया है? UAE में। गॉट इट। वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया गया है? 4 मई को मनाया गया है। और सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आयात पे IGST को 28% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 12% कर दिया है, ठीक है। और IOC की बिलीव इन सपोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 2 है, पहले बताया था, भारती PV सिंधु, अमेरिका मिशेल ली। गॉट इट। और भारत और किस देश के बीच 2 प्लस 2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापित करने पर सहमति हुए? तो रूस के बीच, ठीक है। और 9वां, कौन सी भारतीय नियामक संस्था नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हुई है? तो RBI शामिल हुई है। 10वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मई को मनाया गया है। तो ये था आज का करंट अफेयर जो हमने अब तक डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जाके बताइए। हाँ, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और इतना अपना समय देने के लिए धन्यवाद।